हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे कॉमन टॉपिक जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। ठीक है, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857। ये इस टॉपिक की पहली क्लास है, यानी पार्ट 1 है। बहुत जल्दी इसका दूसरा पार्ट भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, और इस विद्रोह के या क्रांति के होने के रीज़न क्या थे, क्या कारण थे। ठीक है, तो इस विद्रोह ठीक है, विद्रोह करने की जो डेट थी वो फिक्स की गई थी 31 मई 1857, यानी 31 मई 1857 को ये डेट फिक्स की गई थी कि हमें इस डेट को विद्रोह करना है सार्वजनिक रूप से। ठीक है, लेकिन इस डेट को विद्रोह शुरू ना होके 10 मई 1857 को स्टार्ट हो जाता है। मीन्स 31 मई को डिसाइड किया गया था कि विद्रोह को स्टार्ट करना है, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अब ठीक है, इस डेट को शुरुआत होती है। अच्छा, शुरुआत होती कहाँ से है, तो आप बताएंगे कि मेरठ में कंपनी मतलब क्या है कि ब्रिटिश कंपनी। ठीक है, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा विद्रोह की शुरुआत होती है। विद्रोह की शुरुआत होती है। इतनी बात समझ गए आप। विद्रोह की डेट फिक्स की गई 31 मई 1857, लेकिन 10 मई को ही विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह शुरू कहाँ से होता है? मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की जाती है। जब ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आपको इसमें पॉइंट लिखना है कि विद्रोह जब स्टार्ट हुआ तो यह एक सैन्य विद्रोह था। लेकिन बाद में यह एक जनव्यापी विद्रोह बन गया। देखिए, जब विद्रोह की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की जाती है। तो जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था तब ये एक मिलिट्री रिवोल्ट था, मीन्स सैन्य विद्रोह था। लेकिन जैसे जैसे विद्रोह आगे बढ़ता है, ठीक, तो बाद में इसमें जो आम जनमानस है वो भी शामिल हो जाते हैं। तो फिर ये जो विद्रोह था एक व्यापक रूप अपना लेता है। ठीक, तो जब जो आम जनमानस है जब शामिल हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे जनव्यापी विद्रोह। मतलब इसमें आम जनमानस भी शामिल हो चुके हैं। तो पहले था ये सैन्य विद्रोह, केवल मिलिट्री का था, और बाद में ये जनव्यापी विद्रोह बन गया। ठीक है, अब इस विद्रोह के होने के पीछे कुछ कारण भी हैं। ठीक है, उनको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक कारण क्या थे इस विद्रोह के। ठीक है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है, सामाजिक कारण भी है, ठीक है, आर्थिक कारण है। तो ये आपका शॉर्ट इंट्रो हो गया। इसमें कुछ पॉइंट और हम पढ़ेंगे आगे सेकेंड पार्ट में कि इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है, जो आपको बेसिक बुक्स में मिल जाता है, आप सभी को पता होगा। अगर आप PPSC तैयारी 6 to 8 9 10 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बेसिक चीज़ें तो पता होती ही हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम लास्ट में देख लेंगे कि प्रतीक चिन्ह क्या है, कमलवा चपाती है, ठीक है, और कानपुर का नेतृत्व कहाँ किसने किया, तो नाना साहब ने किया। ये सब चीज़ें सभी को पता होती हैं। हम चीज़ों को डीप में जाके उनके जो बेसिक्स हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं।
तो सबसे पहले विद्रोह के होने का जो राजनीतिक कारण था उसको जानने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीज़न क्या था? तो आपको इसमें 2 पॉलिसीज़ लिखनी है, ठीक है। पहली पॉलिसी का नाम है सहायक संधि। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डीप में, ठीक है। आपको विस्तृत रूप से इनको पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लास में पढ़ाया था। और सेकेंड है आपकी हड़प नीति। तो इन दोनों पॉलिसी को माना जाता है कि वजह रही थी, ये इसका राजनीतिक कारण था क्रांति होने का। तो जो सहायक संधि है ये लागू की गई थी लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेज़ली। और जो दूसरी पॉलिसी है जिसे हम हड़प नीति कहते हैं, इसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। सहायक संधि में हमने पढ़ा था कि सहायक संधि में क्या रूल्स हैं। जो मेन पॉलिसी है वो क्या है कि राजाओं को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। बस समझिए कि सहायक संधि की जो मेन पॉलिसी है वो क्या है कि जो भारतीय राजा हैं, जो भी सहायक संधि को स्वीकार करेंगे, उनको अपने राज्य में कंपनी की सेना को रखना पड़ेगा। उस सेना का जो खर्च होते हैं वो भी जो राजा है वही उठाएगा, ठीक है। तो जब किसी भी दूसरे जैसे कंपनी है, तो कंपनी को हम राज्य मान सकते हैं क्योंकि उसने कुछ जो प्रांत है उनको जीत लिया है, उनकी अपनी सेना है। तो अगर हम कंपनी को एक राज्य मानकर देखें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जब एक राज्य है तो उस राज्य की सेना जब किसी दूसरे राज्य में रहेगी, ठीक है, तो जिस राज्य में रहेगी उस राज्य के जो राजा हैं या उसकी जो प्रजा है उसमें असुरक्षा की भावना आ जाएगी, क्योंकि जब दूसरे राज्य की सेना आपके राज्य के अंदर है, ठीक है, तो एक इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा की भावना आ जाती है। तो जो देसी राजा हैं, जो हमारे भारतीय राजा हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे, ठीक है, कि जब दूसरे राज्य की सेना, दूसरे राजा की सेना आपके घर में है अंदर, तो आप कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप सहायक संधि में जो पॉलिसी थी, इसकी पॉलिसी कि राजाओं से मतलब भारतीय राजाओं को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जिससे भारतीय राजाओं में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाएगी, ठीक है। असुरक्षा की भावना व्याप्त हो जाएगी और जो कंपनी है, ठीक है, और कंपनी का हस्तक्षेप राज्य में बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये आपकी पॉलिसी है कि जब दूसरे राज्य की सेना या कंपनी की सेना किसी राजा के राज्य क्षेत्र में रहेगी तो वो राजा अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं करेगा, ठीक है, असुरक्षित महसूस करेगा। और जब सेना रहेगी तो कंपनी का जो इंटरफियर है राज्य में बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब डलहौजी की जो हड़प नीति है इसमें क्या है
इसमें है कि हिंदू राजाओं को या भारतीय राजाओं को, ठीक है, देखिए आप हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस नीति में क्या था कि जो राजा हैं, भारतीय राजा हैं, जो हिंदू राजा हैं, वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं। जो संतानहीन राजा हैं, जिनकी संतान नहीं है अपनी खुद की, तो अपना वो शासन किसे सौंपेंगे, ठीक है। तो वो अपने वारिस के तौर पर किसी भी पुत्र को, किसी मतलब अन्य की संतान को एज ए दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते हैं। उनका ये अधिकार समाप्त कर दिया गया था। और जो भी ऐसे राजा हैं, उनका जो प्रांत है, उनके जो राज्य हैं, ठीक है, उनके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। ये आपकी 2 पॉलिसीज़ हैं। इन पॉलिसीज़ का रोल रहता है क्रांति में। जैसे क्या होता है कि लोगों में आक्रोश बढ़ता है कि आप ये गलत नीतियाँ लगा रहे हैं, ठीक है, आपका ये राजनीतिक कारण हो जाएगा। ये विद्रोह होने का एक कारण है, ठीक है। इसके बाद तो पॉलिटिकल रीजन में आपकी ये 2 मेन संधियाँ आती हैं, मेन पॉलिसीज आती हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड आपका जो रीजन है वो है आपका प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण इसमें क्या होता है, इसमें जो मेन पॉइंट है आपको लिखना है कि भेदभावपूर्ण व्यवहार। भेदभावपूर्ण व्यवहार किसके साथ? भारतीयों के साथ। मतलब भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये इसका मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसमें लिखिए आप पहला पॉइंट, भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित नहीं किया गया। और जो भारतीय उच्च पदों पर थे या उच्च पदों पर नियुक्त थे, ठीक है, उनके स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति होगी, ठीक है, या ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो भारतीय थे, ठीक है, उनको प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित ही नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी भारतीय उच्च पद पर ना पहुंच जाए, ठीक है। और जो भारतीय उच्च पदों पर थे भी, उनके स्थान पर उनको हटा दिया गया और उनके स्थान पर जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसका सेकेंड पॉइंट रहेगा कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को उच्च सेवाओं हेतु अयोग्य समझते थे। इस पॉइंट को आप इसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को उच्च पद हेतु, ठीक है, उच्च पद हेतु अयोग्य समझते थे।
वो समझते थे कि जो भारतीय हैं वो अयोग्य हैं, इनके पास ज्ञान वगैरह नहीं है, वे केवल धार्मिक रीति रिवाज को फॉलो करने वाले लोग हैं। इसीलिए अंग्रेज ऐसा मानते थे कि भारतीयों को उच्च पदों हेतु, मतलब उच्च पद हेतु अयोग्य समझते थे। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। अब इसका आशय क्या है? हाँ, इसके बारे में यह है कि जैसे कोई यूरोपीय व्यक्ति है, ठीक है, तो यूरोपीय व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो उसका जो मुकदमा है उसको केवल यूरोपीय जज ही सुन सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कोई अंग्रेज है, अंग्रेज अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसका जो मुकदमा होगा, ठीक है, तो उसके लिए जज भी अंग्रेज ही चाहिए, कोई भारतीय जज उसके मुकदमे को नहीं सुन सकता। ठीक है, जो भारतीय जज है वो केवल भारतीयों के मुकदमे को ही सुनेगा, क्योंकि अंग्रेज नहीं मानते थे कि जो भारतीय हैं वो इतने योग्य हैं कि वो न्याय कर पाएँ। ठीक है, तो न्याय के क्षेत्र में भी अंग्रेज स्वयं को सर्वोच्च मानते थे। ठीक है, देखिए, भारतीय जज या भारतीय न्यायाधीश किसी अंग्रेज व्यक्ति के मामले को नहीं सुन सकते थे, नहीं सुन सकते थे। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है, प्रशासनिक में ही आपका अगला पॉइंट है कि जब लॉर्ड डलहौजी आता है, ठीक है, तो अनाउंसमेंट करता है कि जो बहादुर शाह जफ़र हैं, मतलब उस समय जो भारत के सम्राट थे, जो मुग़ल सम्राट थे, तो डलहौजी ऐसा अनाउंस करता है कि बहादुर शाह जफ़र को, क्योंकि उनका निवास कहाँ था, रेड फोर्ट था, लाल किला था, तो उसका अनाउंसमेंट होता है कि हम बहादुर शाह जफ़र को लाल किले से बाहर निकाल देंगे या उनको खाली करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद तो डलहौजी ऐसा अनाउंसमेंट करता है। उसके बाद जब डलहौजी के बाद जब कैनिंग भारत आते हैं, अपॉइंट होते हैं, तो कैनिंग कहते हैं कि बहादुर शाह जफ़र के बाद उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके जो वारिस होंगे, उनको हम मुग़ल सम्राट नहीं मानेंगे, उनको केवल एक राजा माना जाएगा। ठीक है, तो लिखिए डलहौजी ने क्या कहा था। डलहौजी ने अनाउंसमेंट किया या घोषणा की कि बहादुर शाह जफ़र को, बहादुर शाह जफ़र को लाल किला खाली करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ठीक है, डलहौजी ने कहा था कि बहादुर शाह जफ़र को लाल किला खाली करना पड़ेगा, हम उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देंगे लाल किले के अलावा। ठीक है, उसके बाद जब कैनिंग आते हैं तो कैनिंग क्या कहते हैं, तो लॉर्ड कैनिंग कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग ने कहा या घोषणा की कि बहादुर शाह जफ़र के बाद, बहादुर शाह जफ़र के बाद उनके उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट नहीं कहलाएंगे, मुग़ल सम्राट नहीं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वे केवल राजा कहलाएंगे। ठीक है,
बहादुर शाह जफ़र के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होंगे, जो उनके वारिस होंगे, उनको मुग़ल सम्राट नहीं माना जाएगा, उनको केवल राजा माना जाएगा। तो ये आपके कुछ प्रशासनिक कारण हैं जो विद्रोह होने के कारण बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है सामाजिक व धार्मिक कारण। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए, जब वो भारत आते हैं तो भारत में उस समय रूढ़िवादिता या सामाजिक प्रथाओं को अंधविश्वास मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ठीक है, सामाजिक प्रथाओं को बिना कुछ सोचे समझे माना जा रहा था। जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह या शिशु बाल का हत्या या अन्य भी प्रथाएँ थी। ठीक है, इन सभी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था, मतलब बहुत बड़ा वर्ग इन प्रथाओं को मानता था। तो अंग्रेज़ों को ये सब गलत लगा, तो उन्होंने इन चीज़ों को बंद करने का प्रयास किया। तो जब वो बंद करने का प्रयास करते हैं तो एक जो वर्ग भारतीय ऐसा होता है जो रूढ़िवादी वर्ग है। रूढ़िवादी वर्ग क्या होता है कि जो अपनी पुरानी प्रथाओं को या पुरानी परंपराओं को अंधे होकर फॉलो करता है, मतलब उनके पीछे जो तर्क है, जो वैज्ञानिकता है, उनको मानने से भी मना करता है, क्योंकि उसका जो विश्वास है वो केवल आस्था में है। ठीक है, वो अपनी परंपराओं पर कोई किसी भी प्रकार का संशोधन बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो ऐसा चाहता है कि हमारी जो परंपराएं हैं उनमें बिल्कुल दखलंदाजी ना की जाए, और वो तो बिल्कुल ना करें जो बाहर से आए हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को इन प्रथाओं को चेंज करने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। देखिए, सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। तो इसमें लिखिए आप पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने जब भारतीय संस्कृति को हीन मानकर या तुच्छ मानकर उसमें बदलाव करने का प्रयास किया, तो भारत का रूढ़िवादी वर्ग तो जो भारत का रूढ़िवादी वर्ग है, वो रूढ़िवादी वर्ग ने अंग्रेजों का विरोध किया या विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो अंग्रेजों को कुछ प्रथाओं को बदलने में विरोध का सामना करना पड़ा रूढ़िवादी वर्ग के द्वारा। ठीक है, जो रूढ़िवादी वर्ग जो मैं बता चुका हूँ कि जो अपनी परंपरा का कट्टरता से फॉलो करते हैं। ठीक है, ये पालन करते हैं। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी प्रथाएं हैं, देख लीजिए। जैसे 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, किसके सहयोग से लाया गया था? तो ये लाया जाता है लॉर्ड कैनिंग और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मिले जुले प्रयासों से ये जो अधिनियम है पास हो पाता है। ठीक है, कब पास होता है? 1856 में। नाम क्या है इसका? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। दूसरा लिखिए आप, जैसे कि सती प्रथा है,
तो सती प्रथा को ख़त्म करने का जो एक्ट होता है वो पास होता है 1829 में पास होता है। ठीक है, ये एक्ट कब पास हुआ था? 1829 में पास हुआ था। किसके सहयोग से? तो आपको इसमें दो नाम याद रखने हैं। एक नाम याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक का, और एक नाम याद रखना है राजा राम मोहन राय का। इसमें मैं लिख देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग प्लस ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, इस अधिनियम के लिए इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है। सती प्रथा में आपको भी दो नाम याद रखने हैं। पहला नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक प्लस राजा राम मोहन राय। ये दो नामों का आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा खत्म हुई थी 1829 में एक्ट 17 के द्वारा। तो इसके अलावा भी प्रथाएं हैं, जैसे शिशु बाल का हत्या, शिशु बाल का हत्या, इस पर भी प्रतिबंध लगाया था अंग्रेज़ों ने। इसके अलावा बाल विवाह हो जाएगा, नर बलि प्रथा हो जाएगी, नर बलि प्रथा, ठगी प्रथा हो जाएगी। मतलब ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जिन पर अंग्रेज़ों ने लगाम लगाने का प्रयास किया था या रोकने का प्रयास किया था, और उनमें से कुछ को रोक भी दिया था, जैसे सती प्रथा है। ठीक है, तो ये आपका एक कारण हो जाएगा। इसके अलावा एक अगला कारण भी है। 1850 में एक कानून आता है जिसका नाम है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। अब इस कानून में क्या है? इस कानून के अनुसार अगर आप किसी अन्य धर्म को स्वीकार करते हो तो आपको आपकी जो पैतृक संपत्ति है उससे बेदखल नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये कानून आने से पहले ऐसा नहीं था कि अगर आप अपने धर्म को छोड़ देते हैं तो आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें आपको बिल्कुल हिस्सा नहीं मिलेगा। ऐसा कानून था पहले, लेकिन जब से ये कानून आता है तो आपके पास खुली छूट होती है कि अगर आप अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तब भी आपको आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो भारतीयों ने इसको अलग तरीके से देखा। उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो लोगों को ईसाई बनाने के लिए ये सब कानूनों को लाने का प्रयास कर रहे हैं या कानून ला रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए बेसिकली इसमें हम लिखेंगे कि ईसाई धर्म अपनाने वालों या ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। तो ये जो है आपके कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण हैं। इसमें एक दो पॉइंट और हैं, वो भी लिख लीजिए। अगला पॉइंट है 1813 में 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है कि चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों के
धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, इसके द्वारा बाद में क्या हुआ, तो इसके द्वारा जो बेरोजगार थे, ठीक है, इसके द्वारा बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण कराया गया। ठीक है, 1813 में जो चार्टर एक्ट आता है उसके द्वारा जो ईसाई मिशनरीज थे उनके जो धर्मांतरण कार्यक्रम होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है या मिलता है। इसके द्वारा बेरोजगारों को, विधवाओं को, जनजातियों को व अनाथों का धर्मांतरण कराया गया। ठीक है, किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या स्वेच्छा से धर्मांतरण कराया गया। ठीक है, ये आपके कुछ सामाजिक व धार्मिक कारण हैं जो क्रांति को भड़काने के लिए या क्रांति होने का कारण है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक कारणों को। आर्थिक कारण, इसमें जो मेन पॉइंट है आपका वो है ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ। ठीक है, ये जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करने की, ये आपका मेन आर्थिक कारण में आ जाएंगे। जैसे कि अंग्रेज़ों ने जितनी भी व्यवस्थाएं लागू की भारत में, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, रैयतवाड़ी हो या कोई भी हो, इजारेदारी हो, उन सभी व्यवस्थाओं में अंग्रेज़ों का उद्देश्य केवल इतना था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल पाए। ठीक है, उन्हीं किसानों की जो स्थिति थी उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तो इससे क्या हुआ, इन सभी व्यवस्थाओं से किसान जो थे उनकी स्थिति खराब हो गई। ठीक है, और किसानों का इन व्यवस्थाओं के द्वारा जमकर शोषण किया गया। ठीक है, तो ये कारण भी रहा विद्रोह होने का, क्योंकि किसानों का जो वर्ग था उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस क्रांति में। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए कि ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों द्वारा जैसे लिखिए नीतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, ये व्यवस्थाओं के नाम हैं। इनके द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। ठीक है, इन नीतियों द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई। ठीक है, इन व्यवस्थाओं को लागू करने का उद्देश्य क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये आपका आर्थिक कारण हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट रीजन है वो है हमारा सैन्य कारण। देखिए सैन्य कारण में क्या क्या है। सैन्य कारण
सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि नस्लीय भेदभाव, ठीक है, नस्लीय भेदभाव, ये हमारा पहला हो जाए कारण। दूसरा रीजन हो जाएगा योग्यता के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक अधिकतम सूबेदार, ठीक है, सूबेदार के पद तक ही पहुंच सकते थे, ठीक है, ऐसा नियम था सेना में, ठीक है। ब्रिटिश भारत की सेना में नियम था कि भारतीय सैनिक कितना भी योग्य है, ठीक है, लेकिन वो उसका जो अधिकतम पद है, ठीक है, प्रमोशन का या किसी भी तरीके से उसका जो अधिकतम पद है वो सूबेदार तक ही सीमित रहेगा, ठीक है। ये भेदभाव को ही दर्शाता है। तीसरा रीजन है कि 1856 में एक अधिनियम आता है जिसे कहते हैं सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। इसमें क्या नियम है? इसमें नियम है कि सैनिकों को कभी भी किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है, ड्यूटी करने के लिए, ठीक है, और सैनिक मना नहीं कर सकते हैं, उनको समुद्र के पार भी भेजा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे वो समुद्र को पार करके जाना, वो ऐसा मानते थे कि अगर हम समुद्र को क्रॉस करेंगे तो हमारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। उसके पीछे कोई धार्मिक कारण थे, जो भी रहे हों, ठीक है। तो इसमें क्या था, लिख लीजिए, सैनिकों को कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर, ठीक है, कहीं भी किसी भी स्थान पर भेजा जा सकता है, ठीक है, और उन्हें ये आदेश मानना ही होगा। जिससे क्या हुआ, भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना फैल जाती है, क्योंकि उन्हें समुद्र पार जाना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं था। और 1857 के विद्रोह के बाद सेना का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो ऐसा समझते हैं कि सेना में बदलाव आवश्यक है, जिससे कि दोबारा विद्रोह की जो आशंकाएं हैं या जो संभावना है वो दोबारा से विद्रोह की जो संभावनाएं हैं वो उत्पन्न ना हो सके, ठीक है। तो विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है पील आयोग, ठीक है। विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए, लिख लीजिए पॉइंट बनाकर, विद्रोह के बाद, ठीक है, जब विद्रोह खत्म भी हो जाता है, विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग बनाया जाता है। आयोग का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, क्या नाम है, पील आयोग। इसके बाद हम जानेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसका तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है, मतलब तुरंत का ही कारण क्या था। तो क्रांति का तात्कालिक कारण क्यों हुई थी? देखिए, तात्कालिक कारण क्या है। पहले क्या था कि जो ब्रिटिश भारतीय सैनिक हैं वो ब्राउन बेस नामक जो गन होती है उसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है।
कौन सी गन है? ब्राउन बेस, ये आपका गन का नाम है जो पहले यूज़ की जाती थी। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, और दूसरी गन को इंट्रोड्यूस किया जाता है सेना में। दूसरी गन का नाम है न्यू एनफील्ड राइफल। न्यू एनफील्ड राइफल, ये दूसरी गन का नाम है, ठीक है। इसके स्थान पर इसको लाया गया सेना में। अब जब ये गन सेना में आ जाती है, इसका उपयोग होने लगता है, तो ऐसी अफवाह फैलाई जाती है या अफवाह उड़ते हुए एक सैनिक के कान से दूसरे सैनिक के कान में ऐसी पहुंचाई जाती है कि ये जो गन है और इसके जो कारतूस हैं, उनका जो आवरण है, यानी ऊपर का जो भाग है, वो जो आवरण है वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है, ठीक है। इसका जो आवरण है, ठीक है, इसके जो कारतूस हैं, कारतूस का आवरण, आवरण होता है ऊपर का भाग, ठीक है। कारतूस का जो आवरण है वो गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। गाय और सूअर की चर्बी का बना हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये बात सैनिकों को पता लगती है तो जो गाय है वो हिंदू धर्म में एक पवित्र जानवर माना जाता है, और जो सूअर है वो मुस्लिम धर्म में एक पवित्र पशु है, ठीक है। और अगर आपको कारतूस को लोड करना है गन में, तो आपको जो आवरण है उसको दांत से चबाकर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों धर्म के जो व्यक्ति हैं, ये जो सैनिक हैं, उनके लिए ये धर्म नष्ट करने वाली बात हो जाती है। तो जब बाद में इस जो अफवाह फैलाई गई थी कि गाय और सूअर की चर्बी का बना है, तो जब इसकी इंक्वायरी होती है तो ये बात सही निकलती है कि हाँ सच में ऐसा है, ठीक है। तो जो सैनिक होते हैं वो इस कारतूस का उपयोग करने से मना कर देते हैं, ठीक है। और सैनिकों का विश्वास ये था कि जो अंग्रेज़ हैं वो अंग्रेज़ सरकार जानबूझकर इन कारतूसों का यूज़ करवा रही है, जिससे कि जो भारतीय हैं, मतलब भारतीय हिंदू मुसलमान हैं, इन लोगों का जो धर्म है वो नष्ट हो जाए, ठीक है, और ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें, ठीक है। तो ये कारण था तात्कालिक। तो सिपाही इसका विद्रोह करते हैं और उसके बाद मंगल पांडे जो होते हैं वो गोली वगैरह मार देते हैं। तो वो जो कहानी है उसको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या की। तो आज हम यहीं तक क्लास को रखते हैं, ठीक है, और कल की क्लास में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।